हेलो प्यारे बच्चों। आज हम अपना चैप्टर नंबर 8 जीव कैसे जनन करते हैं सेकंड टर्म का जो हमारा चैप्टर है उसको हम शुरू करेंगे। और आज इस क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीटली पढ़ लेंगे। तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 8। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं जनन की या प्रजनन की, तो जनन या प्रजनन की हमें आवश्यकता क्यों होती है। हम अपने 6th चैप्टर में पहले ही पढ़ चुके हैं बहुत सी जैव प्रक्रम के बारे में, जैसे श्वसन है, पाचन है, और जो भोजन है अवशोषित होता है, रुधिर परिसंचरण तंत्र के बारे में, उत्सर्जन के बारे में हम सब पढ़ चुके हैं। अब हम जानेंगे कि प्रजनन की आवश्यकता मानव में या जीवों में क्यों होती है। तो यह पृथ्वी पर एक प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखने में मदद करता है, क्योंकि प्रजनन के द्वारा जो माता पिता हैं वो अपने जैसे जीव को जन्म देते हैं, और उसकी वजह से जो प्रजाति है उसकी निरंतरता बनी रहती है। तो यह भी एक प्रजनन का प्रमुख कारण है। दूसरा कारण यह है कि यह जन्म दर और मृत्यु दर के बीच में एक संतुलन बनाए रखता है। यानी अगर एक प्रजाति में मृत्यु दर हो रही है और फिर वहां पे अगर जन्म दर भी होता रहेगा, तो एक संतुलन बना रहेगा, वह प्रजाति लुप्त नहीं हो सकेगी। अब समझते हैं कि प्रजनन क्या है। इस क्या कौन सी यह क्रिया है, इस क्रिया को हम किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। जिस प्रक्रिया से कोई जीव या संतान पैदा करता है उसे हम प्रजनन यानी कि पैदा करना, प्रजनन हम उसको कहते हैं। अब हम बात करते हैं अपने चैप्टर 8 में, क्या जीव स्वयं की सटीक प्रतियां पुनः उत्पन्न करते हैं। सटीक प्रतियां यानी कि एक तरह से प्रतियों का मतलब होता है फोटोकॉपी। फोटोकॉपी ना कह के हम कह सकते हैं कि जो जीव है क्या वो अपनी जैसे ही जीवों को उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि प्रजनन एक बुनियादी घटना है, और इस घटना में बच्चे क्या होता है, डीएनए। मैंने आपको बताया था कि हमारी कोशिका के अंदर जो केंद्रक है वहां पे डीएनए पाया जाता है। तो डीएनए कॉपी का निर्माण होता है। एक जो डीएनए है प्रजनन में, वैसी ही दूसरे डीएनए की कॉपी का निर्माण होता है। कोई भी जैव रासायनिक प्रतिक्रिया जो होती है या क्रिया जो होती है वो बिल्कुल विश्वसनीय नहीं है। यानी हम ये नहीं कह सकते कि उसमें जो डीएनए की कॉपी बनेगी वो एग्जैक्ट वैसी ही होगी। उस डीएनए कॉपी के दौरान क्या होता है, हर बार कुछ ना कुछ बदलाव हो जाते हैं, क्योंकि जो जैव रासायनिक क्रिया है वो बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं है, यानी कि वो एक जैसी एग्जैक्ट नहीं होती है। तो इस प्रकार जो जीवित कोशिकाएं होती है वो समान होती है, लेकिन उनमें क्या है, सूक्ष्म रूप से यानी कि छोटे मोटे कुछ चेंजेस आ जाते हैं। और इसी वजह से क्या होता है, प्रजनन के द्वारा दौरान हम कह सकते हैं कि उसमें विभिन्नताएं जो है आ जाती है, और ये विभिन्नताएं जो है यही विकास का आधार होती है। किस तरह से ये विकास का आधार होंगी इसको हम आगे समझेंगे। तो जो जीव है वो जनन के समय एग्जैक्ट अपने जैसे ही जीव उत्पन्न नहीं करते हैं। इसका कारण है कि वहां पे डीएनए कॉपी का निर्माण होता है, और डीएनए की जब कॉपी बनती है तो वहां पे कुछ ना कुछ थोड़े बहुत बदलाव आ जाते हैं। वैसे ये बदलाव सूक्ष्म रूप से होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बदलाव होते हैं। अब हमने यहाँ पे बात की कि जब डीएनए की कॉपी हुई तो वहां पे बदलाव आ गए, जिसकी वजह से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में धीरे धीरे कुछ विभिन्नताएं आती है। तो अब इन विभिन्नताओं का क्या महत्व है, क्या ये जो विभिन्नताएं हैं हमारे लिए जरूरी है। तो अब यहाँ पे मैंने बताया कि प्रजनन के द्वारा दौरान जो है डीएनए की नकल की निरंतरता शरीर और उसकी निरंतरता बनी रहती है। ठीक है। तो यदि प्रजनन करने वाले जीवों की आबादी में एक विशेष जगह उसी के लिए अनुकूल है, तो दूसरी के लिए वो जो है अनुकूल नहीं भी हो सकती है, और बाद में उसकी आबादी का सफाया हो सकता है। तो अगर कुछ व्यक्तियों में या कुछ जीवों में विभिन्नताएं मौजूद होंगी तो उसे जीवित रहने का मौका मिलेगा। किस तरह से, इसको हम ऐसा कर सकते हैं कि समशीतोष्ण जल में रहने वाले कुछ जीवाणु है, कुछ बैक्टीरिया है, उनकी आबादी है, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पानी का तापमान बढ़ने लग जाता है। तो जो ज्यादातर जीवाणु थे जो कि
नॉर्मल या कम पानी के कम तापमान में रहने के लायक थे, वो सभी के सभी जीवाणु क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन प्रजनन की वजह से अगर उनमें कुछ जीवों में बदलाव आए होंगे और वो गर्मी को झेल सकते हैं, तो इस तरह के बदलाव उनको जीवित रहने के लिए उन्हें बेहतर मौके देंगे, और इस तरह से वो जो प्रजाति है वो क्या रहेगी, वो अस्तित्व में रहेगी। यानी यहाँ पे जो बदलाव आए उनसे उनकी जो आबादी है, उनकी जो संख्या है, वो बनी रही, उनका अस्तित्व बना रहा। किसके कारण, विभिन्नताओं के कारण। और विभिन्नता किस वजह से आई, प्रजनन की वजह से। ठीक है, तो प्रजनन की वजह से विभिन्नता आती है, और विभिन्नता जो है हमारे जीवित रहने का कारण बनती है। आप विभिन्नता को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे अभी कोरोना आया, और कोरोना में जिसके शरीर की क्षमता उसको झेलने की थी, वो लोग जिंदा रहे, और जो उसके प्रकोप को झेल नहीं पाए, वो क्या हो गए, खत्म हो गए। लेकिन क्योंकि हमारे अंदर विभिन्नता थी, तो हमारा जो अस्तित्व है वो बना रहा। अब हम बात कर लेते हैं एकल जीवों द्वारा। अब जो हम प्रजनन की विधियां हैं, वो एकल जीव के द्वारा यानी विधि को पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे अलैंगिक विधि को। इसमें सबसे पहला हमारा पार्ट है विखंडन। विखंडन मतलब कि खंडन, दो भागों में टूट जाना या बहुत ज्यादा भागों में टूट जाना। तो एक कोश के जीव जो है, वहां से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, और विखंडन के अलग अलग पैटर्न हम देख सकते हैं। सबसे पहले हम अमीबा में देख सकते हैं कि एक कोशिका दो कोशिकाओं में टूट जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, द्विखंडन, क्योंकि दो भागों में टूटी है। अमीबा का डायग्राम हम बार बार पढ़ते आए हैं, अब हमारे एनसीईआरटी में ऐड हुआ है लीशमेनिया का डायग्राम। अब इस डायग्राम को हमें याद करना होगा, क्योंकि एक न्यू ऐड हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो जीव है, ये किस तरह से दो भागों में जो है बट गया, और फिर ये जो है दोनों अलग हो गए। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो है लीचमीनिया में क्या हुआ है, द्विखंडन विधि के द्वारा ये अलग हो गए। अब हम बात करते हैं बहुखंडन। बहुखंडन में क्या होता है, यहाँ पे जो एक जीव है वो बहुत सारे भागों में विभाजित हो जाता है। जैसे हम बात करें प्लाज्मोडियम की, जो मलेरिया का परजीवी है, उसमें क्या होता है, देखेंगे कि जो केंद्रक है वो बहुत सारे भागों में टूट जाता है, और प्रत्येक भाग जो है एक जीव को जन्म देगा। अब हमारा सेकंड मेथड है खंडन। खंडन यानी कि टुकड़े टुकड़े हो जाना। अगर हम आम भाषा में बात करें, तो यहाँ पे हमने उदाहरण लिया है स्पाइरोगायरा का। तो स्पाइरोगायरा अगर यहाँ पे दो भागों में टूट जाता है, तो दोनों भाग नए जीव को उत्पन्न कर लेते हैं। अगर तीन भागों में टूट जाता है, तो तीनों भाग भी नया जीव उत्पन्न कर लेते हैं। तो इस विधि को हम खंडन कहते हैं, जो लैंगिक विधि का एक उदाहरण है। हम बात करते हैं पुनर्जनन की। पुनर्जनन का मतलब होता है कि एक तरह से कि हमारा कोई भी जो अंग है वह पुनर्जीवित हो जाए। अगर हम यहाँ हाइड्रा में देखते हैं, तो हाइड्रा में यहाँ पे हाइड्रा का जो पार्ट है वो बाद में इंट्रोड्यूस हुआ, तो इसको करना इंपॉर्टेंट है। हाइड्रा को जब हमने तीनों भागों में, तीन भागों में अगर बांट दिया, तो पहले पार्ट ने नीचे वाले पार्ट को डेवलप कर लिया, बीच वाले ने ऊपर और नीचे वाले को, और नीचे वाले ने ऊपर वाले पार्ट को डेवलप कर लिया, विकसित कर लिया। इसी तरह से प्लेनेरिया में भी होता है कि प्रत्येक भाग दूसरे भाग को क्या कर लेता है, पुनर्जीवित। हालांकि पुनर्जनन प्रजनन के समान, ये एक प्रजनन विधि हम नहीं कह सकते, लेकिन बुक में मेंशन किया हुआ है तो हम इसको याद करते हैं। तो कटे हुए भाग पर जो है ये दोबारा से उसको क्या कर लेता है, उसे विकसित कर लेता है। तो एक विधि ये यहाँ पे दी हुई है जनन की। अब बात करते हैं मुकुलन। मुकुलन में क्या होता है कि जो हाइड्रा है, यहाँ पे एक मुकुल, हम कह सकते हैं मुकुल यहाँ पे उत्पन्न होता है, फिर वह धीरे धीरे बढ़ता है, और जब ये पूर्ण तरह से विकसित हो जाता है, तो ये जो मुख्य बॉडी है, मुख्य जो हमारा जीव है, उससे अलग हो जाता है, और एक स्वतंत्र जीव यह बन जाता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन में क्या है कि कुछ पौधे जड़, तने और पत्ती से भी क्या बना लेते हैं, नए पौधे का निर्माण कर लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आलू के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, नया पौधा उगा सकते हैं। हम
कलम लगाते हैं किसकी, गुलाब की, उससे भी हमें नया पौधा मिल जाता है। ब्रायोफिलियम पत्ते से भी हम नए पौधे का जो है निर्माण कर सकते हैं या उसका विकास कर सकते हैं। तो इस विधि को हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। प्रजनन की जो ये विधि है, ये कृषि में इस्तेमाल की जाती है। गन्ना, गुलाब, अंगूर जैसे पौधों में इसका इस्तेमाल लेयरिंग और ग्राफ्टिंग विधि के द्वारा किया जाता है। अब कायिक प्रवर्धन के बहुत से फायदे हैं, बहुत से लाभ हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। एक तो ये पौधे बीज से उत्पन्न होने की तुलना में क्या होते हैं, जल्दी फूल और फल दे सकते हैं। ये इस मेथड से जो पौधे उगाए जाएंगे वहां उसमें फूल और फल जल्दी आएंगे, बजाय इसके कि हम उसको बीज से उत्पन्न करें। दूसरा, यहाँ पे उन पौधों से भी हम पौधे उगा सकते हैं जिनके अंदर क्या है, जिनके अंदर बीज पैदा करने की क्षमता नहीं है, जैसे नारंगी, गुलाब, चमेली, क्योंकि इनमें बीज पैदा करने की क्षमता खो चुकी होती है। इसके अलावा हम इसके द्वारा जो पौधे उत्पन्न करते हैं वो आनुवांशिक रूप से अपने मूल पौधे के जैसे ही होते हैं। उनमें विभिन्नताएं नहीं आती क्योंकि हमने उस पौधे के एक पार्ट से उसको हमने विकसित किया है, उसको पैदा किया है। तो ये जो होते हैं सेम होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें गुलाब के पौधे को हमें पैदा करना है क्योंकि हमें उसके लाल कलर के फूल पसंद है या हमें उसके व्हाइट कलर के फूल पसंद है। तो जब हम उस पौधे को उत्पन्न करेंगे तो उसमें भी वैसे ही फूल आएंगे, उसमें कोई भी चेंज या कोई बदलाव नहीं होगा। अब उत्तक संवर्धन क्या होता है कि हमने पढ़ा है कि कोशिका है, कोशिका मिलकर उत्तक बनाती है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे नए पौधे को का जो बढ़ता हुआ सिरा है उसका इस्तेमाल करते हैं। बढ़ता हुआ सिरा जैसे जड़ हो सकती है या उसका ऊपर वाला तना। अब इसमें हम क्या करते हैं, उसको एक पोषक माध्यम में उसको रखते हैं और वो कैलस बना लेता है। बहुत सारे उत्तक मिलकर क्या बना लेते हैं, कैलस। अब इस कैलस को हम एक स्पेशल तरह के हार्मोन में रखते हैं और वहां पे धीरे धीरे इसका विकास होता है और ये डिवाइड होता रहता है, इसका विभेदन होता रहता है और यहाँ से हम नए पौधे का निर्माण कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल जनरली हम सजावटी पौधे, जैसे हमारे घरों में जो सजावटी पौधे हैं और ऑर्किड्स वगैरह है, उसके लिए इसका इस्तेमाल हम सबसे ज्यादा करते हैं। इसमें इसके बाद हमारी विधि है बीजाणु निर्माण। बीजाणु निर्माण यानी कि जो ब्रेड पे आपने कई बार देखा होगा फंगस, फफूंदी जो लग जाती है, ठीक है, तो उसमें हमें छोटे छोटे क्या दिखाई देते हैं, हेयर की तरह या धागे जैसी संरचना दिखाई देती है। यहाँ पे ऐसे ऐसे, ये अगर हम इसको लेंस से देखें तो ऐसे एक धागा होता है, ऊपर यहाँ पे क्या होते हैं, बीजाणु धानी। और ये जो हम कहेंगे कि ये जो धागा है और ये जो ऊपर गोल गोल स्ट्रक्चर है बीजाणु धानी, ये इसका वनस्पति भाग होता है। और इसके अगर अंदर हम बात करें तो इसके अंदर ये बीजाणु पाए जाते हैं, जो कि इसका हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है, जो प्रजनन में इसको मदद करता है। और ये जो बीजाणु है, ये आगे जाके एक नए राइजोपस जीव में विकसित हो जाते हैं। यहाँ से ये किस में हेल्प करेंगे, राइजोपस में। जब ये एक सुटेबल या एक सही स्थान पे बैठेंगी तो ये क्या कर देंगे, राइजोपस का निर्माण कर देंगे। तो इस तरह से बीजाणु निर्माण से भी नए जीव को पैदा किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं लैंगिक प्रजनन की, कि लैंगिक प्रजनन क्या है। तो लैंगिक प्रजनन में हम इस विधि में क्या होता है कि दोनों व्यक्तियों की, यानी हम कह सकते हैं नर और मादा, हमें दोनों की आवश्यकता होती है यहाँ पे नई संतान को उत्पन्न करने के लिए। अभी तक हमने जो है अलैंगिक प्रजनन को, अलैंगिक विधियों को हमने पढ़ा। तो अब हम बात करते हैं कि लैंगिक विधि की आवश्यकता क्यों है। क्योंकि लैंगिक प्रजनन से क्या उत्पन्न होती है, विभिन्नताएं। और विभिन्नताएं जरूरी है किसी भी प्रजाति के अस्तित्व के लिए, क्योंकि अगर विभिन्नताएं नहीं आएंगी तो प्रजाति धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी। और दूसरी बात, जो लैंगिक विधि है उसमें माता पिता के जो गुणसूत्रों की संख्या है, वहां पे विभाजन होता है अर्धसूत्री से। अर्धसूत्री विभाजन की वजह से जो हमारे गुणसूत्रों की संख्या है वो बरकरार रहती है। ये 9th क्लास में हमने दो तरह के विभाजन विभाजन पढ़े थे, अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन। समसूत्री, अब सबसे पहले लैंगिक प्रजनन को हम पढ़ते हैं फूल में। तो सबसे पहले हमें फूल के बारे में पढ़ना होगा कि जो पुष्प का बाह्य दल होता है उसमें पंखुड़ी है, और अंदर हम पुंकेसर और स्त्री केसर के बारे में पढ़ेंगे। पुंकेसर क्या है उसका
मेल पार्ट है, स्त्री केसर उसका फीमेल पार्ट है। और फूल के प्रकार के बारे में पढ़ लेते हैं। फूल जो है एक लिंगी फूल भी होता है और उभयलिंगी फूल भी होता है। एक लिंगी फूल जिसमें या तो स्त्री केसर हो या पुंकेसर, जैसे पपीता और तरबूज, ये एक लिंगी फूल का उदाहरण है। उभयलिंगी में क्या होता है, उसमें पुंकेसर भी पाया जाता है और स्त्री केसर भी पाया जाता है, जैसे गुड़हल और सरसों। तो ये एग्जाम्पल आपको याद करने जरूरी है। अब हम बात कर लेते हैं फूल की संरचना क्या होती है। तो यहाँ पे ये फूल है, ये इसके बाह्य दल है जो आपको ग्रीन ग्रीन लीफ जैसे स्ट्रक्चर, पत्तियों जैसे स्ट्रक्चर फूल के बाहर दिखाई देते हैं, इसको हम कहते हैं बाह्य दल। उसके बाद जो रंग बिरंगा ये जो पार्ट होता है फूल का, इसको हम कहते हैं पंखुड़ी। इसके बाद इसके अंदर एक ये बीच में जो सेंटर में आपको दिखाई दे रहा है, ये इसका फीमेल पार्ट है, यानी कि ये इसका स्त्री वाला पार्ट है। और ये अलग पार्ट दिखाई दे रहे हैं, ये है पुंकेसर। ठीक है। पुंकेसर में आप देखेंगे, अगर हम इसको यहाँ पे डिटेल में देखें, ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं बच्चे परागकोश। और ये जो हम कह सकते हैं ये स्टॉक लाइक एक धागे जैसी संरचना है, इसको तंतु कहा जाता है, जिससे ये नीचे अटैच होता है। अब ये जो परागकोश है, इसमें क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे पराग कण पाए जाते हैं। ठीक है। और अगर हम बात करें फीमेल पार्ट की, तो फीमेल पार्ट को तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ऊपर है वर्तिकाग्र, और ये जो लंबी स्टॉक सा स्ट्रक्चर है, इसको वर्तिका कहा जाता है। और नीचे जो गोल गोल स्ट्रक्चर है, इसको अंडाशय है। और ये तीनों पार्ट मिलकर बनाते हैं बच्चे स्त्री केसर। ठीक है। तो ये हमारी फूल की संरचना है, जो पेपर में आपको लेबल करने के लिए दी जा सकती है, आपसे पार्ट भी पूछे जा सकते हैं। अब बीज का निर्माण किस तरह से होता है, तो जैसे मैंने बताया कि हमारा जो मेल पार्ट है परागकण, वो परागकण यहाँ पे आ जाएंगे वर्तिकाग्र पे। ठीक है। जो सुटेबल वर्तिकाग्र है उस पे आ जाएंगे। अब जो ये प्रोसेस होती है कौन सी, परागकण पुंकेसर से, पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक जब आते हैं, तो इस स्थानांतरण को हम क्या कहते हैं, परागकण। यानी कि मेल पार्ट से वो कहाँ जाते हैं, फीमेल पार्ट पे। तो यहाँ से यहाँ आने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, परागकण। अब ये जो परागकण है, ये एक फूल के अंदर भी हो सकता है, यानी फूल के अंदर ही मेल पार्ट हो और फूल के अंदर ही फीमेल पार्ट हो। तो वो मेल पार्ट से कहाँ जाए, फीमेल पार्ट में, तो उसको हम कहेंगे स्वपरागण। और दूसरा हो सकता है कि एक फूल, जैसे मैं एक लिंगी, क्योंकि उसमें स्त्री केसर है खाली, और दूसरे में क्या है, पुंकेसर। तो पुंकेसर से वो दूसरे फूल पे आएगा, स्त्री केसर पे। तो एक फूल से दूसरे फूल पे जब ये आते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, पर परागण। ठीक है। अब ये पर परागण जब होता है, तो ये किसके द्वारा होता है, ये हवा के द्वारा, पानी के द्वारा या जानवरों के द्वारा भी होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, वर्तिकाग पर क्या जाएगा, हमारा परागण। और फिर ये होता हुआ यहाँ पे कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे अंडाशय में। और अंडाशय में यहाँ पे जो अंडाणु है, वहां पे जाकर ये क्या करेगा, निषेचन करेगा, और यहाँ पे बीज का निर्माण होगा। इसके आगे वाले स्टेप्स पढ़ते हैं हम, कि अब क्या हुआ कि पराग के उपयुक्त वर्तिकाग्र पर आने के बाद अंडाशय में चला जाएगा, जैसे मैंने बताया। और उसके बाद ट्यूब निकलती है, ये अंडाशय तक पहुंचती है। उसके बाद वहां पे निषेचन होगा। निषेचन होने के बाद क्या बनेगा, अंदर भ्रूण बन जाएगा और बीजांड बन जाएगा, एक सख्त परत इस पे धीरे धीरे बनती चली जाएगी। ठीक है। और अंदर वाला पार्ट बीज में कन्वर्ट हो जाएगा, और अंडाशय तेजी से बढ़ने लग जाएगा, और पूरा का पूरा अंडाशय किस में बदल जाएगा, फल में बदल जाएगा। और जो इसकी पंखुड़ियां है, बाह्य दल है, वर्तिकाग्र है, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। और इस तरह से जो फल के अंदर है, बीज का निर्माण होगा। अब ये जो बीज है, ये आगे जब इसको अनुकूल परिस्थितियां मिलेगी, तो ये किस में बदल जाएगा, एक नए अंकुर में, नए पौधे में। और इसी प्रक्रिया को हम अंकुरण कहेंगे। ठीक है बच्चे। तो इस तरह से बीज से आगे हमारा क्या बनेगा, एक नए जीव का निर्माण होगा। तो यहाँ पे भी बीज से क्या बना, एक नया जीव, यानी कि यहाँ पे भी प्रजनन विधि हुई। और ये लैंगिक जनन है, क्योंकि यहाँ पे नर और मादा दोनों जो है प्रजनन में उन्होंने भाग लिया है। अब हम बात करते हैं मनुष्य में प्रजनन की। तो मनुष्य में क्या होता है, मनुष्य में प्रजनन होने से पहले जो है नर और मादा दोनों में धीरे धीरे सामान्य विधि से क्या होते हैं, बदलाव आते हैं। उनके जो प्रजनन ऊतक है वो परिपक्व होने लगते हैं,
और इसको हम क्या कहते हैं, इसी अवस्था को यौवन कहा जाता है। ठीक है, तो इस अवस्था में क्या होता है, यौवन अवस्था में हम कह सकते हैं कि लड़कियों में भी कुछ चेंजेस आते हैं और कुछ लड़कों में चेंजेस आते हैं। कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो दोनों में आते हैं। तो पहला है कि बालों का बढ़ना, जो प्राइवेट पार्ट हम कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि अंडर आर्म्स में क्या आ जाते हैं, बालों की ग्रोथ बढ़ जाती है। इसके अलावा हाथों और पैरों पे, चेहरे पे भी छोटे छोटे बाल आ जाते हैं, पतले पतले। इसके बाद जो हमारी स्किन है वो ऑयली हो जाती है, और ऑयली या तेलिया हम उसे कहेंगे, और उस वजह से मुहासे भी दिखाई देते हैं। बात करें केवल लड़कियों की, तो लड़कियों में बदलाव आते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो ब्रेस्ट का साइज है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। और इसके अलावा जो हम कह सकते हैं कि लड़कियों में जो है, इस टाइम पे धीरे धीरे पीरियड्स भी शुरू हो जाते हैं। बात करते हैं लड़कों की, तो उनके चेहरे पर क्या आ जाते हैं, घने बाल आने लगते हैं। इसके अलावा उनकी आवाज में जो है भारीपन आ जाता है। उसके अलावा हम बात कर सकते हैं कि लड़कों में जो है लिंग जो है दिन के समय या रात के समय क्या हो जाता है, उसमें भी चेंज देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं पुरुष प्रजनन तंत्र की, कि पुरुष प्रजनन तंत्र के कौन कौन से पार्ट है और क्या क्या उनका कार्य है। तो सबसे पहले बात करते हैं वृषण की। तो वृषण में क्या होता है, यहाँ पे शुक्राणु जो एक कोशिका है उसका निर्माण होता है। तो इसके निर्माण के लिए क्या होता है कि ये जो है हम कह सकते हैं एब्डोमेन कैविटी, उदर गुहा हम कह सकते हैं, उसके बाहर होता है। क्योंकि शुक्राणु हमारे शरीर के अंदर निर्मित नहीं हो सकता, क्योंकि उसको कम टेम्परेचर की जरूरत होती है, उसको कम तापमान चाहिए। वो तापमान उसको शरीर से बाहर ही मिल सकता है। इसलिए हमारे जो वृषण है वो शरीर के बाहर पाए जाते हैं, और यहाँ पे शुक्राणु कोशिका का निर्माण होता है। एक काम तो इसका ये है। दूसरा काम ये है कि इसमें जो है एक हार्मोन का भी जो है स्राव होता है, या एक हार्मोन का भी ये निर्माण करता है। इसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन क्या है, मानव में, या हम कहेंगे कि नर में उत्पन्न होने वाला एक हार्मोन है। अब इस टेस्टोस्टेरोन के क्या कार्य हैं, ये पेपर में बहुत आते हैं एक नंबर के लिए। तो एक तो सबसे पहले ये शुक्राणु का जो निर्माण होता है, इस कार्य को देखता है। और दूसरा, यौवन के दौरान अभी हमने जो लड़कों में चेंजेस देखे, जो भी परिवर्तन आए, उसके लिए ये हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है, जिम्मेवार है। तो ये दो कार्य आपको इसके लिए लिखने होंगे। इसके बाद बात करते हैं हम दूसरे पार्ट की, कि वृषण से जो शुक्र वाहिनी है, ये जो है शुक्राणु को लेके चलती है और उसको कहाँ तक लेके आती है, मूत्राशय तक लेके आती है, एक ट्यूब के थ्रू। उसके बाद हम बात करते हैं मूत्र मार्ग, या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो शुक्राणु है और मूत्र दोनों के लिए ही एक सामान्य मार्ग बनता है। कई बार आपसे पेपर में पूछा भी जा सकता है कि ऐसा कौन सा भाग है जहाँ पे हमें शुक्राणु भी, और हम कह सकते हैं यूरिन भी, मूत्र भी, दोनों जो जो दोनों के लिए कॉमन या सामान्य पैसेज होता है, तो आप उसमें लिखेंगे मूत्र मार्ग। तो ये तीन पार्ट होने के बाद हम इसकी ग्रंथियों के बारे में भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ एसोसिएटेड, कुछ संबंधित ग्रंथियां होती है। तो प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल जैसी ग्रंथियां यहाँ पे पाई जाती है। इनका कार्य क्या होता है, जो शुक्राणु है उसको ये एक तरल माध्यम प्रदान करते हैं, क्योंकि तरल माध्यम में वो आसानी से प्रवाहित हो सकता है। और उसको ये पोषण भी प्रदान करते हैं, ताकि जो कोशिका है, जो शुक्राणु है, वो मर ना जाए, उसको वो पोषण भी प्रदान करते हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मादा प्रजनन तंत्र की या प्रणाली की। तो यहाँ पे भी सबसे पहले हमारा जो पार्ट है उसके बारे में हम बात करते हैं। उसमें है हमारा अंडाशय। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दो अंडाशय यहाँ पे प्रेजेंट है, जिसके अंदर मादा कोशिका या हम कह सकते हैं अंडे का निर्माण होता है। इसके अलावा जो ये अंडाशय है, ये मादा में उत्पन्न होने वाले कुछ हार्मोन के लिए भी जिम्मेवार होती है। तो यहाँ पे मादा का हार्मोन भी विकसित होता है, और वो जो हार्मोन यहाँ पे जो विकसित होता है, वो मादा में होने वाले या लड़कियों में होने वाले जो भी चेंजेस है, जो भी परिवर्तन है, उसके लिए वो भी रेस्पॉन्सिबल है। अब उसके बाद यहाँ से हम कह सकते हैं ये अंड वाहिनी है, यहाँ पे दो, जो यहाँ से अंड को लेके गर्भाशय तक जाती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे एक ट्यूब है जो इसको गर्भ तक लेके जाती है, गर्भाशय तक। अब गर्भाशय
में क्या है, हम कह सकते हैं एक बैग की तरह ये स्ट्रक्चर होता है गर्भाशय। ठीक है। और गर्भाशय जो है ग्रीवा से होता हुआ योनि में ओपन होता है, खुलता है। तो ये हमारा मादा प्रजनन तंत्र है। अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से फर्टिलाइजेशन या निषेचन होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो शुक्राणु है वो योनि मार्ग से प्रवेश करते हैं और उसके बाद ये कहाँ पे जाते हैं, डिंबवाहिनी में जाते हैं। ठीक है। और वहां पे अंड जो है या अंडा प्रेजेंट होता है, वहां पे उपस्थित होता है। तो यहाँ पे शुक्राणु और अंड दोनों का निषेचन हो जाता है और फिर उसके बाद निषेचित अंडा बनता है, जिसको हम इंग्लिश में जाइगोट भी कहते हैं। अब ये जाइगोट बन जाएगा, अब ये जाइगोट विभाजित होने लगेगा और क्या बन जाएगा, भ्रूण बन जाएगा। अब ये जो भ्रूण है बच्चे, ये गर्भाशय में क्या हो जाएगा, प्रत्यारोपित हो जाएगा। भ्रूण कहाँ पे प्रत्यारोपित हो जाता है, गर्भाशय में। अब ये जो निषेचित अंडा जो बना है, ये भ्रूण बन जाएगा जब इसमें 16 सेल बन जाएंगे, 16 कोशिकाएं बन जाएगी। तो ये भ्रूण बन जाएगा और ये गर्भाशय में प्रत्यारोपित हो जाएगा और फिर धीरे धीरे वहां पे भ्रूण में अंगों का विकास होने लगेगा। फिर वो जो गर्भाशय में जो लेयर है, वो धीरे धीरे समय के साथ क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है, क्योंकि वो भ्रूण को क्या प्रदान करती है, पोषण प्रदान करती है। वहां पे रक्त की आपूर्ति भी पाई जाती है। और प्लेसेंटा, प्लेसेंटा एक विशेष उत्तक है जिसकी मदद से भ्रूण को उसकी माता से क्या मिलता है, रक्त के माध्यम से पोषण मिलता है। इसको हम एक डिस्क भी कह सकते हैं, जो गर्भाशय से अटैच होती है और भ्रूण से भी अटैच होती है, दोनों से ये अटैच होती है। तो हम इसको विलाय स्ट्रक्चर कह सकते हैं। इसमें हम ये कह सकते हैं कि जैसे हमारी दोनों उंगलियां हैं, दोनों हाथों की उंगलियों को आप आपस में मिलाएंगे तो एक तरफ से गर्भाशय की तरफ से एक लेयर बनती है और एक भ्रूण की तरफ से, और दोनों के बीच में क्या होता है, भोजन का आदान प्रदान होता है। यहाँ से ग्लूकोज ऑक्सीजन माँ से भ्रूण को मिलती है। ठीक है। और ये जो विलायक स्ट्रक्चर है, ये इसके सतह क्षेत्रफल को बढ़ा देती है। अब उसके अलावा जो भ्रूण अपशिष्ट पदार्थ पैदा करेगा, उसको भी कौन लेके जाता है, प्लेसेंटा। वो वापस कहाँ चला जाएगा, माँ के पास। ठीक है। और इस तरह से लगातार उसका जो है विकास होता रहेगा 9 महीने तक। और 9 महीने के बाद बच्चे का जो है जन्म होता है। इसमें जब जन्म होता है तो गर्भाशय के समय में जो मांसपेशियां हैं, वो लगातार में संकुचन होता है और उसके थ्रू जो है उस बच्चे का जो है जन्म होता है। तो इस तरह से मानव में लैंगिक जनन के बाद जो है एक नया जीव उत्पन्न होता है। अब हमारे पास एक कंडीशन आती है कि जब अंडाशय से अंडा अगर शुक्राणु से मिल गया तो किस तरह से निषेचन होता है और किस तरह से अंडा जो है भ्रूण में बदल जाता है। लेकिन अगर अंडे का निषेचन ना हो तो उस केस में क्या होता है, क्योंकि हर 28 डेज पे एक अंडा तो वहां पे निर्मित होता ही है। तो निषेचित अंडा प्राप्त करने के लिए गर्भाशय में जाता है और उसके बाद जो है वहां पे जो परत है वो भ्रूण को सहारा देने के लिए स्पॉन्जी जो है हो जाती है। लेकिन अगर निषेचन नहीं होता तो अस्तर की, या हम कह सकते हैं उस लेयर की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो वो जो अस्तर है, वो जो लेयर है, वो टूट जाती है। और ये जो रक्त है, या हम कह सकते हैं जो भी ऊतक है वहां पे, वो क्या होते हैं, वो योनि से उसके शरीर से बाहर आ जाएंगे हर 28वें दिन। और इसी को हम मानसिक धर्म या हम कह सकते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहा जाता है। अब हम बात करते हैं, क्योंकि लैंगिक जनन की हमने जैसे बात की है, तो प्रजनन स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है और इसको हमें पढ़ना होता है। प्रजनन स्वास्थ्य की अगर हम बात करते हैं तो ये सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, ये मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से और सामाजिक रूप से हमारे लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर हम बात करें प्रजनन स्वास्थ्य की, तो इससे होने वाली बहुत सी बीमारियां हैं जिनको हम एसटीडी कहते हैं, यौन संचारित रोग, फुल फॉर्म पेपर में आ सकती है, इसको याद कर ले। तो इस तरह से कई बीमारियां होती है जो जीवाणु के थ्रू भी होती है और वायरल के थ्रू। वायरल के थ्रू होने वाली बीमारी है एचआईवी एड्स, और जीवाणु के थ्रू सिफिलिसिस और गोनोरिया नामक बीमारियां हैं जो मानव में या जीवों में हो जाती है। अब इन बीमारियों से किस तरह से बचा जा सकता है, कॉन्डम का इस्तेमाल करके इन तरह की बीमारियों से बचा जा सकता है। अब इसके बाद हम बात करें
गर्भ निरोध की, यानी गर्भाशय से बचाव, गर्भ अवस्था से गर्भ निरोधन। निरोधन का मतलब है गर्भ अवस्था से किस तरह से बचा जा सकता है, यानी कि जो डिब में निषेचन हुआ है उसको हम किस प्रकार रोक सकते हैं। तो उसको रोकने के कुछ यहाँ पे उपाय बताए हुए हैं। पहला है शारीरिक बाधा। अब हम क्या करेंगे, अंडाणु और शुक्राणु को मिलने से रोकेंगे। इसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है किसका, हम फिजिकल बैरियर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे कॉन्डम का इस्तेमाल, डायफ्राम का इस्तेमाल, सर्वाइकल कैप का इस्तेमाल किया जा सकता है। रासायनिक विधि की अगर हम बात करें तो रासायनिक विधि में गोलियों का इस्तेमाल करके शरीर के अंदर हार्मोनल संतुलन बदल दिया जाता है, जिसकी वजह से जो अंडे हैं वो निकलते नहीं है। वैसे इन जो हम मेथड्स बता रहे हैं इनके कुछ दुष्परिणाम भी होते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड मेथड की, अंतर्गर्भीय गर्भ निरोधक उपकरण। कुछ जो उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है गर्भाशय में, कॉपर टी का या लूप का, जिसकी मदद से गर्भ अवस्था को रोका जा सकता है। इसके अलावा हम थर्ड मेथड की बात करते हैं, सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में क्या होता है, इसमें यहाँ पे पुरुषों में भी और महिलाओं में भी सर्जरी के द्वारा जो है यहाँ पे शुक्राणु हस्तान, यहाँ पे हम वसा डिफरेंशिया, ये जो हमने आपको बताई थी वसा डिफरेंशिया को हिंदी में शुक्र वाहिनी को ब्लॉक कर देते हैं। तो उसका इस्तेमाल पुरुषों में किया जाता है, और महिलाओं में हम क्या करते हैं, अंडाणु के स्थानांतरण को रोक दिया जाता है। यहाँ पे किसको ब्लॉक कर दिया जाता है बच्चों, फेलोपियन ट्यूब को अवरुद्ध कर दिया जाता है। तो ये वाला मेथड फीमेल्स के लिए, महिलाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये मेथड पुरुषों में इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं एक टॉपिक की जो पेपर में आ जाता है, क्योंकि ये लास्ट टॉपिक है और इसको हम पढ़ते नहीं है, पर ये भी पेपर में कई बार आया, कन्या भ्रूण हत्या। कन्या, अभी हमने बात की थी कि जब भ्रूण है वो गर्भाशय में प्रत्यारोपित हो जाता है, ठीक है। अगर वो भ्रूण कन्या का हो तो उसकी हत्या कर दी जाती है, और इस प्रथा को कहा जाता है कन्या भ्रूण हत्या, ठीक है। अब एक स्वस्थ समाज के लिए जितने मेल है उतनी ही फीमेल होनी चाहिए, जितने पुरुष है उतनी महिला होनी चाहिए। लेकिन जब हम कन्या भ्रूण हत्या कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि समाज में एक असंतुलन पैदा हो जाता है, जो लिंग अनुपात है वो गड़बड़ा जाता है, जिससे लोगों को कन्या भ्रूण हत्या और प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण जैसी कुरीतियों से बचाने के लिए लोगों को शिक्षित किया जाता है, ठीक है। हम चैप्टर 9 में भी पढ़ेंगे कि किस तरह से जो पुरुष है वो कन्या के जन्म के लिए जिम्मेवार होता है, और अगर इस तरह से कन्या की अगर हत्या कर दी जाए, भ्रूण की हत्या कर दी जाए, तो एक असंतुलन पैदा हो जाएगा। इसके लिए हमारे देश में क्या है, कानून बनाए गए हैं, और ये जो कानून है उसके उसमें सजा का भी प्रावधान है। ये कानून क्यों बनाए गए हैं, ताकि हमारी सोसाइटी में लिंग का जो अनुपात है वो संतुलित रहे, ठीक है। तो हमारे देश में प्रसव पूर्व यानी कि डिलीवरी से पहले लिंग का निर्धारण या लिंग का पता लगाना गैर कानूनी है। तो ये हमारा चैप्टर बच्चे कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर को आप ध्यान से पढ़ें। इसके जो नोट्स है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उसके नोट्स को पढ़े, इस वीडियो को देखें और इस चैप्टर को अच्छे से याद करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।